फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक तंत्र होता है। जिस प्रकार से हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसी प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तंत्र होता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में अनेक पार्ट्स मिलकर जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अनेक ऑर्गन से मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहले हम बता दें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। जैसे जो भी बाइट हम मुंह में लेते हैं उसको चबाकर छोटे छोटे पार्टों में विभक्त करना क्या कहलाता है? सरल अणुओं में जो जटिल अणु होती है वो हमारी बाइट होती है और उन्हें छोटे अणुओं में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो पाचन होती है वो एक प्रकार की फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन होती है। यानी जो पाचन होता है हमारा एक फिजिकल एंड केमिकल प्रक्रिया होती है। यानी फिजिकल का मतलब ये होता है जब भी हम कोई रोटी का टुकड़ा मुंह में लेते हैं उसको चबाते हैं, ये क्या है? एक प्रकार की फिजिकल प्रक्रिया है। इसके बाद में जो केमिकल प्रक्रिया कौन सी होती है? केमिकल प्रक्रिया वो होती है जिसमें जैसे हम रोटी को चबाते हैं उसमें लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम हो गया, वो हमारी जो भोजन होता है उसको चबाने में मुख्य भूमिका अदा करता है। तो ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ ये केमिकल प्रॉपर्टी भी रखता है। कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके बाद में हम जो पाचन होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो भोजन होता है उसमें जो एनर्जी होती है उसको अवशोषण करने का कार्य जो पाचन का होता है। जो पाचन होता है उसमें तीन चीजों का हम डाइजेस्टिव कर सकते हैं: प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इन तीन चीजों का पाचन हो जाता है और अन्य चीजों का पाचन नहीं हो पाता। जैसे है जल, विटामिन, खनिज। ये इतने छोटे छोटे पदार्थ होते हैं कि इनको जो कोशिका होती है वो डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है, इनका पाचन नहीं हो पाता। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा होती है उनको पाचन किया जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो प्रकार से क्रियाओं में संपन्न होता है। पहला आहारनाल में, दूसरा पाचक ग्रंथि में। जो आहारनाल होती है एलिमेंट्री कैनाल, इसके कुछ प्रमुख भाग होते हैं। जो आहारनाल होती है इसकी लंबाई होती है 32 फीट। सबसे पहला भाग है एलिमेंट्री कैनाल का मुख गुहा। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से शुरुआत होती है। यहाँ पर कौन सी है? मुख गुहा होती है। जैसे यहाँ से भोजन किस में जाएगा? मुख गुहा से भोजन किस में जाएगा? ग्रास नली या फूड ट्यूब होती है, उसके अंदर से आमाशय में चला जाता है। जो आमाशय कहाँ पर पाया जाता है? जो उदर गुहा होती है हमारी, इसके अंदर पाया जाता है आमाशय। आमाशय से होता हुआ भोजन कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में। ये वाली कौन सी होती है? ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है? छोटी आंत की होती है। और इसके बाद में भोजन कहाँ पर जाता है? बड़ी आंत में। ये कहने के लिए तो छोटी आंत है लेकिन इसकी लंबाई 20 से 22 फुट होती है। ये सबसे लंबी स्ट्रक्चर होती है। जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई होती है लगभग 5 फीट के बराबर होती है। इसके बाद में जो बड़ी आंत से भोजन कहाँ पर जाता है? गुदा में जाता है और इसके द्वारा हमारे शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं भोजन के द्वारा उनको बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पाचक ग्रंथियां भी सहायता करती है। इसी प्रकार से सबसे पहली है जो मुख गुहा होती है, उसमें सबसे पहले कौन सी ग्रंथि बनती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि बनती है। इसके बाद में जब भोजन फूड ट्यूब से होता हुआ किस में जाएगा? आमाशय में। आमाशय में कौन सी ग्रंथि स्त्रावित होती है? जो जठर ग्रंथि है, उसका कार्य कहाँ पर होता है? आमाशय के अंदर होता है। इसके बाद में थर्ड है लीवर और पित्ताशय। ये जो त्रिभुज जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन सा है? ये है हमारा लीवर। इससे एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं और ये जो पित्ताशय है इससे भी एंजाइम जो हार्मोन है वो स्त्रावित होते रहते हैं। यानी एंजाइम है वो स्त्रावित होते हैं और कहाँ पर पहुंचते हैं? स्टोमक यानी आमाशय के अंदर पहुंचते हैं। इसके बाद में ये जो लेफ्ट साइड में जो ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी है? अग्नाशयी ग्रंथि। ये किससे अटैच रहती है? छोटी आंत से अटैच रहती है, यानी जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद में जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो इसके अंदर आंतरीय ग्रंथि पाई जाती है जिससे हमारा भोजन अवशोषण करने का कार्य होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो प्रक्रियाओं में संपन्न होता है। पहला था आहारनाल के अंदर और दूसरा था पाचक ग्रंथि के अंदर। जो ग्रंथि है उसका हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसमें जाकर आप वहां से देख सकते हो। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और ऊपर आई बटन में हम आपको वो लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बस
आहारनाल के बारे में। तो आहारनाल का सबसे पहला भाग कौन सा था? जो माउथ है यानी मुख गुहा आहारनाल का सबसे पहला भाग था। मुख गुहा को और क्या बोलते हैं? माउथ के नाम से जाना जाता है, और ओरल और बक्कल कैविटी के नाम से किसको जाना जाता है? जो मुख गुहा होती है उसको इन 3 नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव है, उसकी पाचन की शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है हमारे मुंह के अंदर से। तो सबसे पहले मुंह के अंदर कौन आता है? हमारे दांत आते हैं। तो दांत का हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दांत काम क्या करते हैं? भोजन को मुख्यतः चबाने का कार्य करते हैं। जो मुख होता है उसके अंदर और क्या पाया जाता है? जो जीभ पाई जाती है। बस जीभ का कार्य ओनली सेंस ऑर्गन है, वो केवल स्वाद बताता है, उसका पाचन में कोई भूमिका नहीं होती। तो जो माउथ है उसके अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? जो पेरोटिड होती है और सबलिंगुअल होती है और सबमेटिबुलर होती है। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो पेरोटिड होती है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, और ये किसमें काम आती है? जो सांप होता है उसमें जहर बनाने का कार्य कौन करती है? जो पेरोटिड जो ग्लैंड होती है वो करती है। तो अक्सर यही पूछा जाता है कि सांप में जहर बनाने के लिए कौन सी ग्रंथि काम में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरोटिड जो ग्रंथि होती है वो सांप में जहर बनाने का कार्य करता है। मुख्यतः यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यह मुख्यतः इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लार होती है, लार ग्रंथि, इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? जब भोजन को चबाते हैं मुंह में तो उसमें लार मिक्स हो जाती है। किसमें? भोजन के अंदर लार मिक्स हो जाती है। लार मिक्स होने से क्या होता है? जब भोजन के अंदर लार मिक्स होगी तो वहां पर एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। जब भोजन में लार मिल जाती है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइसोजाइम। जो मुख होता है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी पाए जाते हैं। यानी मुख के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम, जो क्या करते हैं? जीवाणुनाशी होते हैं। यानी जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन के माध्यम से हमारे मुंह में प्रवेश कर जाते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो उनको नष्ट करने का कार्य करता है। किस प्रकार से करता है? जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को डायरेक्ट बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, मुंह में मिट्टी ले लेते हैं। इसी प्रकार से जो खाना खाते हैं बिना हाथ धोए, जो हाथ पे बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह में चले जाते हैं भोजन के माध्यम से। मुंह में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? लाइसोजाइम जो एंजाइम होगा हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। किसमें? मुंह के अंदर ही नष्ट कर देता है, अंदर नहीं जाने देता। इससे क्या है? हमारे कोई रोग नहीं होता। जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये कहां पर पाया जाता है? मुख गुहा के अंदर ही पाया जाता है। इसके बाद में जो मुख गुहा है इसके अंदर 3 एंजाइम और पाए जाते हैं। कौन कौन से? जो टाइलिन है ये सबसे मुख्य एंजाइम होता है। अक्सर इसके बारे में ही पूछा जाता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है इसके बारे में ही पूछा जाता है अक्सर कि जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वह मुख्यतः कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जो टाइलिन और जो डाइस्टेज जो एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है? जो स्टार्च होता है उसका पाचन करता है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि स्टार्च होता है ये क्या होता है? स्टार्च वो होता है जो, जैसे कि आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं के ऊपर जो रेड कवर का जो हल्का कवच आता है वो होता है स्टार्च, और जो अंदर उसको गेहूं के दाने को जब तोड़कर देखोगे उसके अंदर एक व्हाइट कलर का जो आपको पदार्थ दिखेगा वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। टाइलिन होता है, किसका पाचन करता है? स्टार्च या मंड का पाचन करता है। ये डाइस्टेज का कार्य भी सेम ही होता है। इसके बाद में म्यूकस क्या होता है? जब भोजन को हम चबाते हैं तो म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। म्यूकस का फॉर्मेशन होगा तो भोजन क्या? चिपचिपा बन जाता है, और चिपचिपा होने के कारण जो भोजन को निगलने में आसानी होती है। जो मुंह में क्या बनती है? जो म्यूकस है उसका फॉर्मेशन भी मुंह के अंदर ही होता है। ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है, जिससे क्या है कि जो भोजन होता है वो निगलने में आसानी हो सके। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट कौन सा है? ग्रास नली। यानी आहारनाल का सेकंड पॉइंट कौन सा? ग्रास नली। ग्रास नली कौन सी? ये वाली क्या है? ग्रास नली यानी फूड पाइप। जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। इसमें होता क्या है? इसमें पाचन बिल्कुल भी नहीं होता। जो ये ग्रास नली आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें पाचन बिल्कुल भी नहीं होता। पाचन की शुरुआत मुख से होती है, मुंह में पाचन होता है, लेकिन जो ग्रास नली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्रास नली पाई जाती है इसमें बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। ये क्या है? एक प्रकार का रास्ता है जो भोजन अंदर ले जाता है। कहां पर? आमाशय के अंदर, यानी पेट के अंदर ले जाता है। ये भोजन को अंदर ले जाने का कार्य करता है। बस इसका कार्य ये होता है, ये भोजन का पाचन नहीं करता। इसमें और क्या होता है? ये भोजन को ढकेलने के लिए इसमें कर्मांकुचन
होता है, यानी भोजन को ढकेलने के लिए इसमें कर्मांकुचन होता है, यानी जो ग्रास नली होती है इसमें कर्मांकुचन होता है। यहाँ पर समझ लेना जो कर्मांकुचन होता है वो क्या होता है। जिस प्रकार से हमारी जो टूथपेस्ट होती है वो खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद में उसको थोड़ा पहले ढकेलते हैं, फिर और ढकेलते हैं आगे से, फिर और ढकेलते हैं, फिर वो बाहर निकल आती है। इस प्रकार से क्या है, जो भोजन होता है वो पहले थोड़ा जाएगा, फिर और जाएगा, फिर उसके अंदर जाएगा, फिर और जाएगा। इस प्रकार से क्या कर्मांकुचन गति पाई जाती है, जिसके माध्यम से वो भोजन ग्रास नली के माध्यम से किसमें चला जाता है, आमाशय के अंदर चला जाता है। अगर इसमें कर्मांकुचन नहीं पाया जाता तो क्या होता, भोजन मुंह में जाता, डायरेक्ट किसमें जाता, पेट में। पेट में जाता तो भोजन गिरते समय आवाजें आती, पेट से क्या आती, आवाज सुनाई देती। जैसे कि जब हम छत से पानी नीचे गिराएंगे तो वहां से क्या है, पानी की आवाज सुनाई देगी। उसी प्रकार से जब मुख गुहा से भोजन कहां पर जाएगा, आमाशय के अंदर, तो यहाँ से क्या है, डायरेक्ट यहाँ से जाएगा। तो जब आमाशय के अंदर जब भोजन जाएगा तो हमें भोजन की क्या सुनाई देती, आवाजें सुनाई देती, जिस कारण इसमें कर्मांकुचन के कारण इसमें भोजन की वो आवाज है वो सुनाई नहीं देती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरता रहता है, किसमें, पेट के अंदर। इसके बाद में इसमें होता क्या है, जो मुंह के अंदर जो बोलस का निर्माण होता है, यानी जो मुंह होता है इसके अंदर क्या होता है, बोलस का निर्माण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया बोलस क्या होता है, जैसे ही हमने भोजन को चबाया, उसमें लार मिक्स की, जैसे ही कोई कंकर आता है तो हम क्या है, जो खाना है उसको बाहर हाथ पर निकालते हैं, उसको कंकर को साइड में रख देते हैं। जो खाना होता है उसको क्या बोला जाता है, उसमें क्या होती है, लार मिक्स होती है, उसे क्या बोला जाता है, बोलस कहा जाता है। मिठाई विठाई होती है तो डायरेक्ट खा जाते हैं, अगर नॉर्मल खाना होता है तो उसको फेंक दिया जाता है। और जो बोलस बनता है वो इसी रास्ते से, यानी कौन सी से, ग्रास नली से के रास्ते से किसमें चला जाता है, आमाशय के अंदर वह भोजन चला जाता है। सबसे पहले हमने बात की थी मुख गुहा की, इसके बाद में हम बात की थी ग्रास नली की। अब थर्ड पॉइंट है हमारा आमाशय, यानी स्टोमक या पेट के बारे में। तो सबसे ज्यादा देर तक खाना कहां पर रहता है, आमाशय के अंदर रहता है। कितनी देर तक रहता है, लगभग 4 घंटे के तक रहता है। पूरी तरह भोजन का पाचन है वो मुख में नहीं हो पाता, इसलिए जो भोजन है वो ग्रास नली के द्वारा किसमें जाता है, आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय के अंदर भोजन है वो कितनी देर तक पाचन होता है, लगभग 4 घंटे तक होता है। और जो आमाशय होते हैं इसके कितने भाग होते हैं, जो आमाशय होता है उसका 3 भाग होता है। कौन कौन सा, कार्डियक और फंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, किसको, आमाशय को। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक भाग को। इसको कार्डियक भाग क्यों बोला जाता है, ये जो आमाशय होता है ये जस्ट यहाँ पर होता है। आमाशय कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, हमारे जो हृदय होता है इसके बगल में स्थित होता है ये वाला भाग। यहाँ पर हृदय होता है, यहाँ पर क्या होता है, आमाशय होता है। यानी जो हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसके नजदीक होने के कारण जो है आमाशय, वो हृदय के नजदीक होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, कार्डियक कहा जाता है। ये कार्डियक है, ये सबसे ऊपरी भाग है, यानी जो कार्डियक है वो आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसके बाद में जो कार्डियक होता है इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है। यानी जो कार्डियक होता है इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है, यानी अम्ल का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और इसमें होता क्या है, जीवाणु नष्ट करने की क्षमता होती है। यानी जो HCl पाया जाता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम जो जीवाणु को नहीं मार सकता उनको क्या करता है, जो आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। जो हानिकारक जो भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। ये भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। अगर भोजन का पाचन मुंह में ही होता तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो भोजन का पूरी तरह पाचन मुंह के अंदर नहीं हो पाता, इसलिए आमाशय में रहता है कितनी देर तक, लगभग 4 घंटे तक। और भोजन को और छोटा छोटा करने का काम करता है, भोजन को और छोटी छोटी बाइट में कन्वर्ट करने लग जाता है। इसका दूसरा भाग है फंडिक। जो आमाशय है इसका पहला भाग था कार्डियक, इसका दूसरा भाग है फंडिक। इसमें क्या होता है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, फंडिक है। इसमें जो क्या है, ये जो कांटेनुमा जो स्ट्रक्चर पाई जाती है फंडिक भाग में, जो कांटेनुमा जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। ग्रास नली से जो भोजन आता है उसको रोक के रखने का कार्य कौन करता है, जो ये रूजी होता है वो कार्य करता है। और जब हम भूखे रहते हैं, जब भी हम कभी उपवास करते हैं या व्रत रखते हैं, तो ये क्या है, फंडिक है या जो रूजी है ये अंगुलीनुमा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ी कर लेता है और ये हमारे पेट में चुभने लग जाता है। आम भाषा में हम इसे बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे हुए कुछ नहीं कूदते, जो ये रूजी है वो चुभता है, इसके कारण हमें भूख का एहसास होना लग जाता है। इसके बाद में थर्ड भाग होता है जो
ये वाला कौन सा भाग होता है? पाइलोरिक भाग होता है। ये जो आमाशय का थर्ड भाग कौन सा होता है? ये पाइलोरिक होता है। इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये वाला भाग होता है इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और इसमें किसका निर्माण होता है? गैस्ट्रिक जूस, यानी जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से क्या बनता है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। और इसमें क्या बनता है? काइम का निर्माण होता है। भोजन मुंह में पचाया गया तो उसमें लार मिक्स हुआ, लार मिक्स हुआ तो भोजन आमाशय में किस रूप में आता है? बोलस के रूप में आता है। जब आमाशय से भोजन किस में जाएगा? छोटी आंत में। जब आमाशय से भोजन किस में जाएगा? छोटी आंत के अंदर प्रवेश करेगा तो वो किसके रूप में करेगा? काइम के रूप में करेगा। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इसमें दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। जो रेनिन होता है वो दूध को दही में बदलता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो दूध पीते हैं, जब भी वोमिटिंग या उल्टी करते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है? दही का निर्माण होता है, यानी दही निकलता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें जो रेनिन एंजाइम की वजह से जो दूध होता है उसको दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब बूढ़े लोग हो जाते हैं उसमें जो आमाशय होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, इससे उनको भूख भी कम लगती है और जो रेनिन होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसलिए उन्हें डॉक्टर सलाह देता है कि आप डायरेक्ट दही का सेवन करो, यह आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद में जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है। यानी जो इसके बाद में क्या है? जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टिन में बदलता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जो दूध को दही में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? यानी जो दूध होता है वो दही में किसके कारण कन्वर्ट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। जो दूध होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। जो केसिन होता है उसका ही कन्वर्ट किस में करता है? दही में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं, जो भोजन मुख से आया था यहां से जो भोजन गया था किसमें? आमाशय में, वो किस रूप में जाता है? बोलस के रूप में। किस रूप में जाता है? भोजन बोलस के रूप में। और बोलस से आमाशय में उसका पाचन होने के पश्चात जब भोजन किस में जाता है? छोटी आंत में, तो वो किसके रूप में जाता है? काइम के रूप में जाता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन और बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो ये हमारा आमाशय होता है अगर इसमें HCl बनता है, ये हानिकारक कीटाणु को नष्ट करता है। इसकी अम्लता कितनी होती है? ये अम्लीय होता है। और इसकी अम्लता कितनी होती है? इसका pH मान होता है 2। और ये अम्लीय होता है। जिसमें H पाया जाता है वो अम्लीय होता है और जिसमें OH पाया जाता है वो क्षारीय होता है। यानी जो आमाशय होता है इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? म्यूकोसा कहा जाता है। यानी इस आमाशय के ऊपर अंदर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको म्यूकोसा कहा जाता है। जो HCl होता है वो है आमाशय का स्वयं का पाचन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्वेश्चन ये है कि आमाशय वो स्वयं का पाचन नहीं करता जबकि भोजन का पाचन कर देता है। इसका कारण यही है कि आमाशय के अंदर ये जो म्यूकोसा है, ये परत या लेयर या श्लेष्मा की झिल्ली पाई जाती है, जिस कारण जो आमाशय है वो स्वयं का पाचन नहीं करता। ये HCl यानी अम्ल का निर्माण करता है। जो म्यूकोसा होता है वो क्षारीय माध्यम का होता है। तो जो म्यूकोसा, जो HCl और जो क्षार यानी अम्ल और क्षार एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रल यानी उदासीन कर देते हैं। इसलिए जो आमाशय है वो खुद का पाचन नहीं कर पाता, इसलिए वो भोजन का पाचन करता है। वो एक दूसरे को अम्ल और क्षार को न्यूट्रल कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, शादी ब्याह में जाते हैं तो हम खाना ज्यादा खा लेते हैं। खाना ज्यादा खाने के पश्चात हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? गैस की, यानी खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं? MgOH का O2 इसका एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है वो क्या होती है? MgOH का O2। ये क्या होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। इससे हमें ये क्या होता है? पेट में क्या है? अम्ल के कारण ही क्या है? हमें खट्टी खट्टी डकारें आती है। और ये क्या है? MgOH यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या है? एक प्रकार का क्षार है। जिस प्रकार से इसमें अम्ल में क्षार जाएगा उसको न्यूट्रल कर देगा यानी उदासीन कर देगा, वो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। यानी इसमें जो खट्टी डकार है वो आना बंद हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है इनो। जैसे आपने टीवी में ऐड देखा होगा, इनो लो गैस को दूर भगाओ सिर्फ 6 सेकंड के अंदर। तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में पाया जाता है? इनो के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। वो गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। मुख के अंदर जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसमें लगभग 1 से 1.5
लीटर जो है वो लार का फॉर्मेशन होता है, यानी एक से पूरे दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर का लार का निर्माण होता है। और ये क्या करता है, जो हमारे जो दांत होते हैं उनको सड़ने से बचाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आगे छोटी आंत के बारे में, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में स्थित बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है ना। भी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।